इसका 1451 से 1526 तक। प्रथम अफगान था बहलोल लोदी। दूसरा कौन होगा? शेर शाह सूरी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे उठती है कि दूसरी बार इसने अफगान साम्राज्य का स्थापना किया। इसके बीच में कौन आ जाते हैं? मुगल आ जाते हैं ना। मुगल में आता है बाबर, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। डेट क्या बोले थे? 21 अप्रैल 1526। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को। इसमें इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था जो युद्धभूमि में मारा गया था। अभी तक कोई भी सुल्तान ऐसा नहीं था जो युद्धभूमि में मारा गया हो, लेकिन इब्राहिम लोदी ऐसा पहला शासक था जो युद्धभूमि में मारा गया था। ठीक है। अब बाबर के बाद हुमायूं आ जाते हैं। हुमायूं हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये दूसरा अफगान साम्राज्य की नींव रखता है। सभी लोग नोट कर लिए ना? शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ होता है? पंजाब के बैजवाड़ा में 1472 में। ठीक है। इसे होशियारपुर भी बोलते हैं। ठीक है, पंजाब में पड़ता है। बचपन का क्या नाम था इनका? फरीद नाम था। बचपन में इन्हें फरीद बोलते थे। ठीक है। इनके पिता कौन थे? हसन खां थे। इनके पिता सासाराम का नाम आप लोग सुने होंगे। जौनपुर के क्या थे? सासाराम जौनपुर के ये जागीरदार थे। ठीक है। अब ये फरीद क्या करते हैं, बचपन में यहाँ से चले जाते हैं जौनपुर भाग के। और जौनपुर क्या था उस समय, क्यों फेमस था? उच्च शिक्षा का केंद्र था और भारत का सिराज बोलते थे। पूर्व का सिराज या भारत का पूर्व का सिराज बोलते थे। जौनपुर क्या था? उच्च शिक्षा का केंद्र था उस समय, और यहीं पे इसने उच्च शिक्षा ग्रहण किया था। कौन किया था?
शेरशाह या फरीद। ठीक है। अब उस समय जौनपुर का क्यों महत्व था ज्यादा, तो बताएगा इसमें से इम्पोर्टेंस क्यों था जौनपुर का? हाँ? जौनपुर का महत्व क्यों था वहां पे? आप देखेंगे चुनार जौनपुर पूरा लेके इन लोगों का हमेशा युद्ध हो रहा है। पूरा पूरा मुगल साम्राज्य में देखेंगे अफगान और मुगलों के बीच ये पूरा एरिया जो जौनपुर से लेके बंगाल तक का युद्ध हो रहा था। तो उस समय जौनपुर भी व्यापार और वाणिज्य के दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस था। और दूसरा उच्च शिक्षा केंद्र बन चुका था। ठीक है। अब बचपन में मैंने एक कारनामा किया था। क्या किया था? हाँ, बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी का नाम लोग सुने होंगे। क्या थे वो? सूबेदार थे, दक्षिणी बिहार के सूबेदार थे। बहार खां लोहानी जो थे वो दक्षिणी बिहार के ठीक है। अब इनके पुत्र कौन थे? जलाल खां। बहार खां लोहानी जी के पुत्र जलाल खां थे। और जलाल खां के संरक्षक के रूप में इन्होंने अपना क्या शुरू किया था? कैरियर का शुरुआत किया था। कौन किया था? फरीद खां। ठीक है। जलाल खान के पुत्र थे और इनके क्या थे? बॉडीगार्ड थे। कौन? फरीद खां, मतलब शेरशाह सूरी। अब ऐसे घटना घटती है, शिकार करने जाते हैं बहार खां लोहानी, है, और वहाँ शेर क्या करता है? आक्रमण करता है। तो ये जो फरीद थे इन्होंने शेर को मारकर और इनकी रक्षा की थी। इसीलिए इन्होंने क्या दिया था? इनको शेर खां की उपाधि दिया था। पूछ लेता है किसने शेर खां की उपाधि दी थी फरीद को, तो कौन दिया था? बहार खां लोहानी ने। ये बचपन में कौन शेर की उपाधि ग्रहण करता है? आप में से कोई किया क्या? अभी तो आपका यहाँ अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में शेर आ गया ना। आप लोग देखने गए थे कि नहीं? बच्चे जाके उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ मतलब कुछ वो सब अपना ईट उट लेके उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाग रहा कि नहीं जाग रहा? तो ऐसे ये तो मतलब बचपन में एक कारनामा कर चुके थे, इसलिए इनको शेर खां की उपाधि मिल गई थी। अब आप लोग चंदेरी का युद्ध सुने? चंदेरी का नाम सुने थे ना? किसके बीच हुआ था? हाँ? किसके बीच? हाँ, बाबर और मेदिनी राय। उसमें बताया था कि चंदेरी की युद्ध कब हुआ था? कब? कौन बोले? 29 जनवरी। हाँ, वेरी गुड। 29 जनवरी 1528 को हुआ था। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? बाबर की तरफ से एक फरीद खां जो है भाग लेते हैं। मतलब शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से युद्ध में भाग लेता है, यानी मुगलों के साथ रहता है और इनके खिलाफ, मेदिनी राय के खिलाफ। ठीक है। उसी युद्ध में एक घोषणा करता है। पता क्या घोषणा करता है फरीद खां या शेरशाह सूरी? कोई बताएगा? घोषणा ये करता है कि अगर हमें मेरा भाग्य साथ दिया तो मुगलों को हम एक दिन में भारत से निकाल खदेड़ेंगे। यही उस समय इसने घोषणा किया था।
जब मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध हो रहा था और मुगलों के सेवा में थे शेरशाह, तो उन्होंने घोषणा किया था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो हम मुगलों को एक दिन बाहर निकाल देंगे। और ऐसा उन्होंने किया भी था। किया था ना, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जो मुगलों को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था 1540 में। ठीक है, तो पहली बार ये मुगलों की सेवा में कौन कब आते हैं? चंदेरी के युद्ध से। ठीक है, ये कब होता है? 29 जनवरी 1528 को। ठीक है, चंदेरी का युद्ध का महत्व क्या है? आप लोग कुछ समय बताए थे चंदेरी के युद्ध का महत्व। घाघरा और चंदेरी का युद्ध। घाघरा का कब होता है? 6 मई 1529 को। ऐसा आप नोट कर लिया ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं नहीं? जो पीछे पढ़ाया गया है उसको सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? बताए जौनपुर क्या था पहले? जौनपुर का भी चर्चा हम लोग किए थे। जौनपुर क्यों? इसके पहले दिल्ली सल्तनत में जौनपुर की स्थापना कौन करता है? हाँ, किसके नाम पे? जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक और क्या फेमस था? नारों का निर्माण करा था। जजिया कर सत्यों पर लगाया था। जो आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो क्या है? जजिया कर। हाँ, ब्राह्मणों और महिलाओं को भी इसने जजिया कर लगा दिया था, इसलिए वो फेमस हो गया। ठीक है, सही नहीं बना? चलिए, अपना इंडिया है यहाँ। शेरशाह सूरी यहाँ से अपने जीवन की शुरुआत करता है, अपना कैरियर बनाना शुरू करता है। ठीक है, जौनपुर से इसको शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था। पूछता है कि कौन ऐसा शासक था जो सबसे ज्यादा उच्च शिक्षित था? उसमें दे देगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, हैं, बलबन और रजिया, इसका नाम भी रहेगा। तो कौन सबसे ज्यादा उच्च शिक्षित था? शेरशाह सूरी था। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता है फिर? ये जो दक्षिण बिहार में कौन शासक था जिसने शेर खां की उपाधि दी थी? बहार खां लोहानी। अचानक बहार खां लोहानी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने पर उनकी पत्नी होती है, क्या नाम था? दद्दू मल्लिका नाम था। ठीक है, हाँ, तो उनसे क्या करते हैं? ये विवाह कर लेते हैं। ठीक है, विवाह करने के पश्चात इनको क्या मिलता है? दक्षिणी बिहार का पूरी सूबेदारी इनको मिल जाती है। ठीक है, दक्षिण बिहार के सूबेदार हो जाते हैं। अब जब सूबेदार हो जाते हैं तो क्या करेंगे? वो अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में सोचेंगे कि नहीं?
ठीक है। फिर दूसरी शादी क्या किससे करते हैं? चुनार का नाम आप लोग सुने हैं? चुनार का नाम सुने आप लोग ना? चुनार की कौन रहती हैं? लॉर्ड मल्लिका, लॉर्ड बेगम या लॉर्ड मल्लिका से दूसरा विवाह करते हैं और ये साम्राज्य का अपना विस्तार करते हैं। चुनार के किलेदार थे तेज खां, तो उनकी पत्नी थी, उनसे इनका मतलब विवाह हो जाता और उसके बाद ये अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं। दो सूबे के मालिक हो गए, ठीक है। इसके पहले कौन ऐसा शासक था जो वैवाहिक संबंध के माध्यम से साम्राज्य विस्तार किया था? अभी तो अकबर हम पढ़ाए नहीं, अकबर आ गए। बलबन शादी किया था तो साम्राज्य विस्तार किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हरेंग वंश का आप लोग नाम सुने ना? वो क्या अपनाता है? वैवाहिक संबंधों से तो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है ना। हिमसार, अजात शत्रु, पिताहंता वंश भी बोलते हैं, ठीक है। तो वैवाहिक संबंध से क्या करेगा? ये अपना साम्राज्य विस्तार करता है। पहला युद्ध इसका जो होता है चंदेरी का होता है, नोट कर लीजिए। पहला युद्ध जो लड़ता है चंदेरी का। डेट क्या है इसका? 29। ठीक है, यही है ना। चंदेरी के युद्ध में क्या होता है कि ये बाबर मुगलों के साथ रहता है। मुगलों के साथ रहने से क्या इसको फल मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? हाँ, वेरी गुड। उनकी रणनीतियां या पॉलिसीज को समझ में आ जाएगा। और क्या फायदा मिलेगा? क्या क्या मान लीजिए वो युद्ध कर रहे हैं, बाबर युद्ध कर रहा था और उनके साथ ये था, तो इससे क्या क्या उसको फायदा मिला होगा शेरशाह सूरी को? पॉलिसी तो उसको समझ में आ गई होगी, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा, फिर युद्ध में कैसे कैसे अपना रणनीति बनाना होगा, फिर कैसे हम और सारे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ों को प्रशासन में हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे प्रशासन में करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं, ये सब तो मिला होगा ना इसको। तो क्या बोलते हैं इसको? एक अनुभवी शासक था। अब्बास खां शेरवानी के इतिहासकार हैं। अब्बास खां शेरवानी का नाम आप लोग सुने हैं? अब्बास खां शेरवानी इसके इतिहासकार थे, लिख लीजिए। ये अफगानी थे और अब्बास खां शेरवानी इसके इतिहासकार थे। तो हो गया। अब्बास खान शेरवानी इसके बारे में बोलते हैं कि ये क्या था? मुगलों का पूर्वगामी था, ये योग्य शासक था, ठीक है। इसकी नीतियां जो होती थी बहुत तर्कपूर्ण होती थी। ये सब इसके बारे में बोलते हैं, मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर पूछ देगा कि मुगलों शेरशाह सूरी की सबसे ज़्यादा कौन सा इतिहासकार था जो प्रशंसा किया है, तो किसने किया है? अब्बास खान शेरवानी। इसमें अभी लिखवा रहे हैं अब्बास खान शेरवानी का। वो जब अभी इसका साहित्य और आर्ट एंड कल्चर वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें सब लिखवा देंगे। वैसे बताए कौन सी किताब लिखे थे? हाँ, तुझके फिरोज शाही, तो इसका क्या होगा? हाँ, शेरशाही होगा ना।
वैसे इसमें भी तुझके शेरशाही नामक बुक लिखे थे। लेकिन हम आगे और पढ़ाते हैं, उसमें अभी इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे, रेवेन्यू कलेक्शन पढ़ाएंगे, फिर इसका प्रशासनिक व्यवस्था क्या था वो पढ़ाएंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर इसका, और मतलब जो इसका ये था व्यापार एवं वाणिज्य व्यवसाय कैसे करता था, ये सब आगे अभी आएगा तो उसमें हम ये नोट करवाएंगे। ठीक है। दूसरा युद्ध क्यों लड़ेगा? हुमायूं से तो लड़ता है। 1529 में और कौन लड़ेगा? घाघरा लड़ता ना। सिक्स या 7 मई देता है इसमें। इसमें शेरशाह किसके साथ रहेगा? जो घाघरा का युद्ध होता है उसमें शेरशाह किसका साथ देता है? ना? अफगानों का साथ देता है। किसका देगा? और अफगान शासक कौन रहता है? महमूद लोदी रहता है। ठीक है। तो इसमें अफगानों के साथ युद्ध लड़ता है, लेकिन ये नहीं चाहता था कि अफगान इस युद्ध में विजयी हो। क्यों? बताइए क्यों वो नहीं चाह रहा था कि अफगान इस युद्ध में विजयी हो, घाघरा के युद्ध में? हाँ, वेरी गुड। शासन करना खुद को, अगर वो साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता, ये खुद शासक नहीं बन पाता, ये व्यक्तिगत अपना लाभ देख रहा था। यही तो कारण होगा ना कि अफगानों का साथ नहीं दिया था इसमें। खुद ये शासन व्यवस्था पे, जैसे ये शेरशाह सूरी के नाम से फेमस हुआ और 5 साल के शासन व्यवस्था में इतने सारे सुधार किए, इतना ज़्यादा काम किया है, वो सब ये नहीं कर पाता। अगर महमूद लोदी विजयी हो जाता तो फिर कौन शासन करता? महमूद लोदी करता। ठीक है। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि ये अफगान इस युद्ध में विजयी हो। फिर तीसरा युद्ध कौन लड़ेगा? नारका तो जीत गया था ना, का हो गया था, नारका भी लड़ गया। फिर 1529 में कौन एक युद्ध लड़ेगा? बंगाल के नुसरत खां से। नुसरत खां का नाम सुने आप लोग? उसके साथ युद्ध करता है और वो एक विजयी होता है। उसमें इसको 13 लाख दिनार सोने के सिक्के मिलते हैं। ठीक है। और जिससे इसे क्या करेगा सोने के सिक्के का? इसको अगर सोने के सिक्के 13 लाख मिल रहे हैं तो क्या करेगा? हाँ, दूसरे जगह युद्ध के लिए खर्च करेगा। और क्या करेगा? हाँ, विकास कार्यों में खर्च करेगा। विकास कार्य जैसे वो तो ऑकलैंड ने बनवाया था ना, लेकिन इसी का नींव रखा हुआ था। जीटी रोड तो ऑकलैंड था, लेकिन इसने हाँ NH1 NH2 है, जो आपका बंगाल से कहाँ तक है? लाहौर तक। ठीक है। और क्या काम करेगा? यही सब काम करेगा इस पैसे का। ठीक है। तो बंगाल के नुसरत खां से युद्ध जीत जाता, उसके उपलक्ष्य में 13 लाख दिनार मिलता है। फिर चौथा युद्ध कौन करेगा? 1539 में कौन सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध करता है। ठीक है। 1539 में क्या कौन सा युद्ध होगा? चौसा का युद्ध।
चौसा युद्ध में क्या होता है, कौन रहता है? एक तरफ कौन रहेगा? हुमायूं रहता है, और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी रहता है। कौन जीतता है, कौन हारता है? ये जीतेगा और ये हार जाएगा। ठीक है। फिर ये क्या करता है जब जीत जाता है? तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाएगा, सिक्के चलवाता है। चलवाता है कि नहीं? कौन से सिक्के चलवाए थे? चांदी का रुपया था। चांदी का क्या था? और तांबे का दाम था। नोट कर लीजिए, चांदी का रुपया था और तांबे का दाम था। नोट कर लिए आप लोग? फिर कौन सा युद्ध लड़ेगा? कन्नौज या बिलग्राम का। 1540 में लड़ता है ना? एक तरफ कौन रहेगा? और दूसरी तरफ शेरशाह। कौन जीतता है? ये इसमें जीत जाएगा और ये हार जाएगा। ठीक है। अब ये भाग के कहाँ चला गया था? आप लोग को बताए थे ना हम कहाँ गया था? हाँ? सिंध में किस शासक के क्या नाम था शासक का? सिंध भाग के गया था, किसके कौन शासक था वहां पे? ईरान, सऊदी अरब, वो जो बताए थे ना, क्या बताए थे आप लोग को? ऑटोमन साम्राज्य बताए थे आप लोग को। कुस्तुनिया का पतन 1453 में, ऑटोमन साम्राज्य, ये सब हम चर्चा किए थे कि नहीं? तो वहां कौन शासक था? मतलब ये आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। इतने लोग पढ़ रहे हैं, अपने एक लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। शाह ताहमस्सब फर्स्ट था ना? ताहमस्सब फर्स्ट वही था ना? 1524 से 76 तक उसका शासन रहता है ऑटोमन साम्राज्य में। ये पूरा सफी वंश का हम बताए थे ना? सफी वंश याद है नहीं आप लोग को? उज्बेक वगैरह कुछ नहीं याद है? मतलब एकदम सब खत्म। ऐसे कैसे? आपको हम एक गारंटी ले रहे हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं, पेपर होगा ना अभी, कब है? 13 जून को है पीसीएस का। सारे क्वेश्चन जो भी आएगा, सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर कितने लोग दे रहे हैं पीसीएस? अभी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, सारे पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं ना? और जो आएगा क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो जाएगा, बस आप रिवीजन करते रहिए। अब जब पेपर होगा तो आप देख लेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन। इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है। तो शाह ताहमस्सब फर्स्ट था वहां का शासक। फिर इससे क्या होगा? इसने अपने नाम के खुतबा पढ़वाता है, सिक्के जारी करवाते हैं, और यहाँ से अपने प्रशासनिक कार्यों की शुरुआत करता है। ठीक है। 1500, फिर उसके बाद 40 के बाद 40 में युद्ध करता है, फिर 43 में, फिर 45 में। कौन कौन सा युद्ध है? रायसेन का आप लोग नाम सुने हैं? हाँ? और पूरनमल कहाँ का शासक था? मारवाड़ का शासक कौन था?
हाँ मालदेव, कौन बोले? वेरी गुड, मालदेव। मारवाड़ का शासक मालदेव था। तो जब मारवाड़ का युद्ध होता है, कब होता है? हाँ 1543 में। इसी युद्ध में कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हम क्या अपने पूरे साम्राज्य को खो दिया होता है। नोट कर लीजिए, इसी युद्ध में करता है। मारवाड़ के युद्ध में ही ये घोषणा करता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हम पूरे साम्राज्य को खो देते। और मारवाड़ शासक उस समय कौन था? मालदेव था। रायसेन का आप नाम लोग सुने होंगे। इस युद्ध में इसके ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप लगता है कि, और वास्तविकता भी है कि इस युद्ध में क्या किया था इसने, छोटे बच्चों से लेके स्त्रियों तक कत्ल करवा दिया था और उनको आदेश दिया था मारने के लिए अपने सैनिकों को। तो ये सबसे बड़ा आक्षेप था इस मतलब इस शासक के बारे में। ऐसा अभी तक किसी ने आदेश नहीं दिया था, लेकिन ऐसा एक पहला शासक था जिसने आदेश दिया था कि बच्चों और स्त्रियों को कत्ल करवा दिया जाए, मरवा दिया जाए। ये पहला शासक था। फिर कालिंजर का युद्ध होता है। कालिंजर का नाम सुने आप लोग ना? कौन शासक रहता है उस समय? शेरशाह किससे युद्ध करता? कालिंजर। हाँ तीरथ सिंह से युद्ध करता है। इसी युद्ध में क्या होता है, उत्कल नामक यह अस्त्र था और जो बारूद के ढेर पे आके वापस होके टकराता है और गिरता है, उसी में विस्फोट होता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया ना? सर कौन सा लास्ट टाइम उत्कल कौन सा? कालिंजर का। उत्कल नामक एक अस्त्र होता था, अग्नेय अस्त्र होता था। उल्का या उत्कल दोनों बोलते हैं उसको। वही अस्त्र चल रहा होता है तो दीवार से जाके टकराता है और ये जहाँ खड़ा रहता है वहाँ पे बारूद का ढेर रहता है, वहीं आके गिर जाता है और उसी में जल के इसकी डेथ हो जाती है। साला क्या करता है इसमें, प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक व्यवस्था को बनाता है। इसमें केंद्रीय प्रशासन होता है और प्रांतीय प्रशासन। 5 साल का इसका शासन व्यवस्था रहता है और उसके बाद इसके मतलब उत्तराधिकारी जो आते हैं 55 तक अफगान मतलब युद्ध करते रहते हैं, लेकिन इसका जो काल है 45 तक है। इसके उत्तराधिकारी क्या आते हैं 55 तक लड़ते हैं ना, जो अफगानों का होता है। और वही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, इसमें अकबर का
मुगल साम्राज्य में फिर तो वापसी होती है। ठीक है, इसने प्रशासनिक व्यवस्था में क्या किया, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन दो भागों में बांट देता है। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब केंद्रीय प्रशासन में पहला ऐसा शासक था जिसने केंद्रीकरण पर बल दिया था। ये निरंकुश सत्ता की स्थापना करता है। क्या करता है? निरंकुश सत्ता। निरंकुश मतलब समझ रहे हैं ना, क्या होता है निरंकुश सत्ता में? आर्बिट्रेरीनेस का कंट्रोल ना, आर्बिट्रेरीनेस होती है, मतलब ऑटोनमस बॉडी होती है। हाँ, और निरंकुश सत्ता क्या होता है? हाँ, ये सारा पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाता है। और हाँ क्या? हाँ, डिक्टेटरशिप हुई। और मंत्रिमंडल क्या होती है? नाम मात्र की हो जाती है। मंत्री व्यवस्था क्या रहती है? नाम मात्र की। वो एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है, जैसे कार्यपालक होते हैं ना, जो राजा या जो आदेश दे दिया जाता है उसको पालन करते हैं, तो वही मंत्रिमंडल की भी इसके काल में स्थिति थी। जो ये कह दिया उसको वो लागू करते थे। ठीक है, तो यही इसकी शासन व्यवस्था थी। केंद्रीय शासन व्यवस्था में पूछ लेगा, नोट कर लीजिए आप लोग, IAS में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला ऐसा शासक था जिसने केंद्रीकरण पर विशेष जोर दिया था। दूसरा, निरंकुश सत्ता की स्थापना किया था। जो मंत्रिमंडल होता था वो नाम मात्र का होता था। अब आप लोग केंद्रीय प्रशासन में पहला आता है दीवाने वजारत या विजारत। हाँ, दीवान वजारत क्या था? हाँ, रेवेन्यू कलेक्शन पे ध्यान देता था ना। और क्या था ये चर्चा किए थे हम, पीएमओ का नाम हम लिए थे। पीएमओ का नाम लिए थे ना, कि क्या करता है पीएमओ कार्यालय? तो वही काम दीवाने वजारत का था। नोट कर लीजिए। केंद्रीय प्रशासन में कौन मंत्रिमंडल होगा? दीवाने दूसरा कौन होगा? सैन्य में कौन था? दीवाने अर्थ था। सैन्य में क्या बताए थे हम लोग? सैनिक, जो सैनिकों की भर्ती वगैरह करता था। खोल के देखिए पीछे क्या लिखा है। बताइए कौन बता रहा है? हाँ, दीवाने हाजी मालिक। तो क्या करता था? ये सैनिकों की भर्ती करता था, उनका देख रेख करता था, उनमें दाग चेहरा होलिया वगैरह का जो व्यवस्था था वो सब देखता था।
इसने क्या किया था, दाग और चेहरा को कड़ाई से लागू करवाया था। ये जो शेरशाह सूरी था, इसने दाग और चेहरा को बहुत कड़ाई से लागू करवाया था। ठीक है, ये खुद निरीक्षण करता था उसका, क्योंकि इसको पता था इसमें क्या था, भ्रष्टाचार था। तो इसका सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का जो सुधार था, ये खुद जाके खुद भर्ती करता था और खुद वो क्या करता था, निरीक्षण करता था, सारा देख रेख खुद करता था, किसी के ऊपर नहीं छोड़ता था। ठीक है, तीसरा क्या होगा, दीवाने रसालत। दीवाने रसालत क्या होता करता था, तीसरा विभाग दीवाने रसालत था। ये क्या करेगा, फॉरेन मिनिस्टर जानते हैं आप लोग ना, हाँ, वही काम इसका था। विदेश मंत्री जो काम करते हैं ना, वही सारा ये काम करता है। विदेश मंत्री क्या क्या काम करते हैं अपने, इंटरनेशनल स्टेट यही काम है, इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये सामरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, हाँ, राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं और क्या करते हैं, उसका समन्वय बनाते हैं कि भारत के साथ अच्छे विदेशों से संबंध बने। अगर विदेशों से अच्छे संबंध नहीं होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पे। FDI आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं, मतलब एक शब्द नकारात्मक नेगेटिव होगा। हाँ, आयात निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा। वेरी गुड। हाँ, गरीबी बढ़ेगी। LPG प्रोग्राम जैसी मतलब घटना नहीं दोहराई जाएगी। हाँ, LPG प्रोग्राम चलेगा फिर। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की समस्या बनेगी ना, फिर हम वही वर्ल्ड बैंक के पास भागेंगे, IMF के पास भागेंगे, कर्ज लेंगे, तो हमारा रुपया क्या होगा, गिरता जाएगा ना। हमारे यहाँ क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। फिर हम लोग जैसे इस तरह से क्या है, LQI जानते हैं ना, नहीं जानते, LI लाइफ इंडेक्स जानते हैं ना, HDI किस स्थान पे भारत, 139। फिर हाँ, कौन 139 बोल रहे हैं, अभी नया है। लास्ट ईयर 129 पे था। हाँ, लास्ट ईयर 129 पे। तो ये सब क्या होगा, इन सबों की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो यही काम कौन करता था, दीवाने रसालत करता। फिर एक दीवाने ईसा होता था। ये क्या करेगा, क्या किस आर्टिकल में है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हाँ 148 में है। ये वही काम करता है। कैग जो काम करता है ना, ये पूरा पत्रचार वगैरह सारा, मतलब जो भी था सर्वेक्षण वगैरह सारा ये काम दीवाने ईसा करता है। ठीक है, भूलेंगे नहीं ना कंदिल प्रशासन क्या था। अगर ये पूरा पूछ दिया कि ऐसा दे देगा ऑप्शन, दीवाने वजारत का पूछ दिया ये काम है, ऑप्शन 1, 3, 4 कर दिएगा तो आप लोग कर लेंगे ना। दीवाने रसालत पूछ लेगा
और इसके काम पूछ लेगा तो आप लोग कर लेंगे ना? ठीक है। दीवाने ईसा क्या काम करता था और इसका ये काम है तो आप लोग को याद आ जाएगा ना? ठीक है। ये हो गया केंद्रीय प्रशासन। इसका केंद्रीय प्रशासन कैसा था? डिक्टेटरशिप वाला था। अभी सब तक मंत्रियों को पावर ट्रांसफर होते थे, लेकिन इसके काल में क्या होगा? जो मिनिस्टर होगा उसके बाद पावर ट्रांसफर नहीं होगा। ये सेल्फ डिसीजन लेता था। जो डिसीजन होगा स्वयं का होगा। अगर ये बोल दिया कि ये जाके हिमालय पर्वत पे इसके सैनिक जाना है तो जाना है, उसमें कोई मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आज तो मंत्री हमारा क्या कैबिनेट जो होता था क्या करता है? सबके सहमति से पॉलिसी बनती है ना, लेकिन इसी की सहमति से और इसी का निर्णय से पॉलिसी इसके काल में बनती थी। तो ऐसा क्वेश्चन आईएएस में पूछ देगा कि इसकी जो शेरशाह सूरी की प्रशासन था वो निरंकुशता पर आधारित था, इसके मंत्रियों को अधिकार दिए गए थे, ऐसे आईएएस में आएगा क्वेश्चन। ठीक है। और इसने केंद्रीय शासन व्यवस्था पे विशेष जोर दिया था, जिससे काल में क्रांति व्यवस्था थी। तो इनमें से कौन गलत है? बताइए। ऑप्शन इसने केंद्रीकरण पर विशेष जोर दिया। सही है। इसने मंत्रियों को सत्ता का ट्रांसफर किया था। यही गलत होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा ये। ठीक है। तो एक पूरा केंद्रीय प्रशासन इसका हो गया। केंद्रीय प्रशासन समझ में आ गया ना? अब इसके बाद इसका प्रांतीय प्रशासन का। प्रांतीय प्रशासन में सूबा का नाम लोग सुने ना? सूबा के सूबेदार होता था। फिर उसको सरकार को जानते हैं आप लोग? जिला होता है ना, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं उस समय? राज्य को सूबा बोलते थे, प्रांत को क्या बोलते थे? सूबा, और जिला को सरकार, डिस्ट्रिक्ट को सरकार, और तहसील लेवल को परगना बोलते थे। प्रांतीय प्रशासन में नोट करा दे रहे हैं हम लोग को। पहले क्या था? सूबा, फिर सरकार, फिर परगना, फिर गांव। गांव में कई थे मौजा होते हैं। मौजा का नाम सुने हैं ना? गांव में जैसे कुछ लोग छिटक के मतलब दूर होके बह जाते हैं, तो उसको टोला जो मौजा होता था चौकीदार के नियंत्रण में रखा जाता था। अभी भी होते हैं कुछ गांव में ना, टोला टोला बोलते हैं ना, उसको मौजा में रखा था इसने। ठीक है। सूबा क्या होता था? प्रांत होता था। यहाँ का सूबेदार या इख्तियार होते थे ना। यहाँ का शासक कौन होता था? सूबेदार या इख्तियार। सरकार में सिकंदर या सिंगदान होते थे, और सिकंदरा इसमें होते थे, और गांव में पटवारी वगैरह ये सब अभी चलते थे। ठीक है। तो कल इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। हाँ, ठीक है। और आप लोग पीछे का क्वेश्चन कर लिए कि नहीं? किसी का कोई क्वेश्चन है उसमें?